Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. In our today's session, we are going to look some of the most important chronology-based questions from your English literature that is continuously being asked in your exam. अभी 2025 में जो पैटर्न आया है उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं. ये इस तरह के क्वेश्चंस है कि इनका ट्रेंड कभी नहीं खत्म होगा. Now, the first question on your screen is to identify the correctly matched set below. The first option is the Norman Conquest 1066, the King James Bible 1611, the Commonwealth period या फिर जिसको हम लोग प्रोटेक्टोरेट भी कहते हैं 1649 से 1660, विलियम कैक्सटन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग 1575, डॉक्टर जॉनसन्स इंग्लिश डिक्शनरी 1755. सो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ इवेंट्स का नाम दिया हुआ है, मेजर इवेंट्स है हमारे इंग्लिश हिस्ट्री के. वो सारे इवेंट्स का करेक्ट डेट से आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सा सेट करेक्टली मैच्ड है. So the correct option for this question is option number 2. That is the Norman conquest occurred in 1066. The next is King James Bible 1611. The Commonwealth period 1649 to 1660. William Caxton and the introduction of printing was in 1475. And Dr. Johnson's English dictionary was published in 1755. इंडिविजुअली इन टॉपिक से भी आपको अलग से क्वेश्चंस देखने को मिला है. डायरेक्ट क्वेश्चंस किंग जेम्स बाइबल से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है. तो आप बाइबल की हिस्ट्री जरूर पढ़ोगे कि हमारे पास कॉवरडेल का बाइबल कब आया, जेम्स का बाइबल कैसे आया, फर्स्ट वर्नाक्यूलर इंग्लिश लैंग्वेज का बाइबल कौन सा है हमारा. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बाइबल के बारे में. और अगर हम लोग इस इंग्लिश पीरियड्स की बात करें तो रिसेंटली इन 2024 साइकिल ओनली आपको पीरियड्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने दिया गया था. सिंपल क्वेश्चन था. तो सारे पीरियड्स का एक बार आप डेट्स याद रखोगे कि वो पीरियड कब से कब चल रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पढ़ते टाइम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते, इस पॉइंट को छोड़ देते. उनको लगता है कि ये तो इतना बेसिक है, बट यही बेसिक्स क्वेश्चंस उठा के नेट आपसे पूछ रहा है. वो आपकी कॉमन सेंस को टेस्ट करना चाह रहा है अभी. एंड विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस 1475 में लाया था एंड डॉक्टर जॉनसन की इंग्लिश डिक्शनरी 1755 में आई थी, जिसमें 52 राइटर्स की बायोग्राफीज लिखी हैं इन देयर डेथ ऑर्डर. एंड द फर्स्ट वन इज अब्राहम काउले. तो इनके डिक्शनरी के बारे में भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. Let us move to our next question. The next question is, arrange the following forms in the order in which they appeared. So ये हमारे कुछ writing patterns है, writing forms है literature में, उनको chronologically arrange करना है कि कौन से period में कौन सा form पहले appear होता है. The first one is Commedia dell'arte, second is confessional poetry, third is agitprop and fourth is picaresque novel. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी एज की हिस्ट्री पढ़ो तो उस पर्टिकुलर एज में किस तरह का राइटिंग स्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल इज बीइंग फॉलोड, यू नीड टू पे फोकस टू दैट पॉइंट एज वेल. व्हेन वाज द टाइम द पिकारेस्क नॉवेल वाज एट इट्स पीक, यू नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स एज वेल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज option number B. First came Commedia dell'arte, then picaresque novel, then agitprop, and in last confessional poetry. The next question on your screen is, arrange the following literary movements chronologically. ये कुछ important group of poets है and literary movements है, उनको आपको chronologically arrange करना है. The first one is lake poets, next one is troubadours and trouvères, third one is metaphysical poets and fourth one is imagism. तो आपको यहाँ पे पहले तो सबसे पहले आपको लेक पोएट्स के बारे में पता होना चाहिए. हु वेयर द लेक पोएट्स? दे वेयर द 3 मेजर कैनोनिकल पोएट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी एंड एस.टी.
कॉलरिच, इससे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं. मेटाफिजिकल पोएट्स इज अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू कवर. इस पे एक मेरा वीडियो भी बना हुआ है. You can visit my channel and watch the video there. Who were the metaphysical poets? Direct identification based questions बनते हैं यहाँ से. And apart from that, what are the characteristics of metaphysical poets? What were the characteristics of metaphysical writing poets? ये पूछे जाते हैं. इमेजिज्म एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट बनता है हमारा, लिटरेरी मूवमेंट है, जिससे अगेन आपके नेट में क्वेश्चंस देखे गए. सो दीज आर द सम टॉपिक्स दैट यू नीड टू रीड इन डेप्थ. सो इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको. And the correct option is option number 2. That is, first is troubadours and trouveres, the second is metaphysical poets, then comes lake poets, and in last imagism. इमेजिज्म के बारे में एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. इमेजिज्म अर्ली 20th सेंचुरी में आता है. एंड इट emphasized क्लियर प्रिसाइज इमेजरी एंड फ्री वर्स. इनका राइटिंग स्टाइल फ्री वर्स होता था. ये क्लियर इमेजरी प्रोवाइड करने के बारे में बात करते थे और प्रिसाइज इमेजरी अपनी पोइट्री में यूज करते थे. एंड इट रिजेक्टेड द सेंटिमेंटालिटी एंड ऑर्नेट लैंग्वेज ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, एमिंग फॉर डायरेक्टनेस एंड concision in conveying a single powerful image. Some major writers associated with it are Ezra Pound, Hilda Doolittle, and Amy Lowell. इन पे पहले भी क्वेश्चंस बना हुआ है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इसके ऊपर रीड करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, टी.ई. यूल्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. Next question. You have to chronologically arrange some of the poetic schools: Skaldic poetry, Pre-Raphaelite Brotherhood, Metaphysical poets, and Georgian poets. Who were Georgian poets? ये अभी recently आपका 2025 जून में क्वेश्चन बना है. आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस था, आपको आइडेंटिफाई करना था कि जॉर्जियन पोएट्स कौन है. सो ये पॉइंट आपको याद रखना है. इसके ऊपर आपको एक्सटेंसिव रीडिंग भी करनी है. यू कैन विजिट माई चैनल and watch the video there. Who were the pre-Raphaelites? इस पे भी क्वेश्चंस बनता है. इट इज इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए इनका राइटिंग स्टाइल, इनका ग्रुप क्या है. एंड मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है. So the correct option is option number 3, that is Skaldic poetry, then metaphysical poets, then pre-Raphaelite brotherhood, and then Georgian poetry. Skaldic poetry होता क्या? Skaldic poetry is basically a form of Old Norse Icelandic court poetry, known for its complex structure and use of kennings, यानी कि metaphorical phrases use करने के लिए जाना जाता है. And it was originated in originated in Norway and Iceland. इसीलिए इसको हम लोग नॉर्स आइसलैंडिक कोर्ट पोइट्री भी कहते हैं. नॉर्स आइसलैंडिक कोर्ट पोइट्री. ये जो फॉर्म ऑफ पोइट्री है, ये आपका 9th to 13th सेंचुरी के आसपास फेमस रहता है. इसके ऊपर रीड करेंगे. इसमें स्ट्रिक्ट सेलेबिक मीटर्स यूज किया जाता है. ऑर्नेट लैंग्वेज होता है जिसमें केनिंग्स का यूज किया जाता है. पोइटिक सिनोनिम होता है ये. तो ये सारी चीजों को देखना है. इसमें एम्बिगिटी और वर्ड प्ले भी होता है. alliterative verse में लिखा जाता है ये पोइट्री. So these are the some important points that you need to remember regarding Skaldic poetry. Next question.
अरेंज दीज पोएट ग्रुप्स क्रोनोलॉजिकली, ये कुछ ग्रुप ऑफ पोएट्स है हमारे पास जिनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. स्कॉटिश चॉसेरियंस, द मूवमेंट, राइमर्स क्लब एंड हार्लेम रेनेसा. अगर इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं. इन सारों पे नेट पे पीवाईक्यूज देखे गए हैं पहले पहले इन द सेंस कि रीसेंट 2018 से 2024 के साइकिल में इनसे क्वेश्चंस बने हुए हैं. सो इन सब के बारे में आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड होना चाहिए. इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए ताकि आप जब फाइनल एग्जाम्स देने जाओ तो जस्ट इनको रिवाइज कर पाओ और इनके बारे में इधर उधर बहुत ज्यादा वैंडर ना करना पड़े आपको. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. First came the Scottish Chaucerians, then the Rhymers Club, then Harlem Renaissance, and in last, the movement. Next question. You have to arrange these poets by their date of birth. William Blake, William Wordsworth, Alfred Lord Tennyson, and Samuel Taylor Coleridge. जनरली सारे राइटर्स के बर्थ डेट आपको याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं. अब उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए या कैसे पर्टिकुलरली जब राइटर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करना है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप कभी भी किसी एज को रीड करो. आप एज वाइज सबसे पहले तो हिस्ट्री पढ़ो, सारे टेक्स्ट को एज वाइज और जॉनर वाइज पढ़ो. एंड इन दैट ऑल्सो यू नीड टू रीड द राइटर्स क्रोनोलॉजिकली. हम लोग जैसे राइटर के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं वैसे ही हमें राइटर्स को भी उस पर्टिकुलर एज के क्रोनोलॉजिकली कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल रोमांटिक पीरियड में अगर हमारे पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स आते हैं तो यू नीड टू अरेंज दोस 10 राइटर्स अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ एंड देन यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर राइटर एंड देयर वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आपको मे भी उनका एग्जैक्ट बर्थ ऑफ डेट याद ना आए बट आपको ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रह जाएगा कि मैंने इस राइटर को इस पर्टिकुलर एज में पहले पढ़ा था. उससे क्या होगा कि जब आपके पास इस तरह से राइटर्स आएंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये राइटर इस एज से बिलोंग करता है, ये राइटर इस एज से बिलोंग करता है और इसको मैंने पहले पढ़ा, ये बाद में पढ़ा. सो बेसिकली आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आंसर करना. So the correct option for this particular question is option number 1. First is William Blake, then came William Wordsworth, then came Samuel Taylor Coleridge, and in last, Alfred Lord Tennyson. Next, you have to chronologically arrange these novelists by their birth year. Jane Austen, Charles Dickens, Thomas Hardy, and George Eliot. All these writers are important. मल्टीपल टाइम्स इनके वर्क्स से क्वेश्चंस बने हैं. क्रोनोलॉजिकली सेट करना है वर्क्स को. कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस. एंड रिसेंटली वी हैव सीन इनके वर्क्स में से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए यू नीड टू हैव अ शॉर्ट समरी इन योर माइंड कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में हो क्या रहा है. देन यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. So the correct option is option number 1. First came Jane Austen, then came Charles Dickens, then came George Eliot, and in last we have Thomas Hardy. Next question. You have to chronologically arrange the Victorian authors in their order of birth. Elizabeth Barrett Browning, Thomas Carlyle, Robert Browning, and Oscar Wilde. You need to arrange these writers chronologically. Again, all these writers are very important.
रीसेंट पीवाईक्यूज भी देखे गए हैं 2024 एंड 23 के साइकिल में थॉमस कार्लाइल से डायरेक्ट क्वेश्चंस बना था इनके वर्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. इन द सेम वे बाकी राइटर से भी क्वेश्चंस बनते. एंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. So the correct option is option number A. Thomas Carlyle, then Elizabeth Barrett Browning, then Robert Browning, and then Oscar Wilde. Next question. You have to arrange these Renaissance authors by their birth year. Generally writers को उनके date of birth के हिसाब से ही पूछा जाता है, death year से नहीं पूछा जाता है. तो date of birth से ही हम लोग ध्यान रखेंगे. All these writers are important. NFT topics multiple times. Christopher Marlowe, father of blank verse. Sir Philip Sidney, sonnets के लिए famous है अपने. Astrophel and Stella खास करके. Ben Jonson अपने essays, अपने plays के लिए famous है. And Edmund Spenser, the Fairy Queen. Apart from that, इन्होंने कुछ writing में भी transitions लाए हैं, evolution किया है, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं. I'm not covering all the writers in very depth. सारे राइटर्स पे आपको मेरे चैनल पे आज नहीं तो कल एक लेक्चर मिल जाएगा. यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर और वहां से आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टोफर मार्लो पे मैंने बना दिया है लेक्चर, तो यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच इट फ्रॉम देयर कि इनके कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट है और वर्क्स में कौन सा वर्क का समरी इंपॉर्टेंट है और नहीं है. यू विल गेट टू नो ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हिम इन माई video. So the correct option is option number C. Edmund Spenser, then came Philip Sidney, then Christopher Marlowe, and in last we have Ben Jonson. Next question. You have to arrange these Victorian authors by their birth year. Important writers. रुडियार्ड किपलिंग से अभी 2025 जून साइकिल पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था. So the correct option is option number 1. Charlotte Bronte, then George Eliot, Lewis Carroll, and in last Rudyard Kipling. Rudyard Kipling का सबसे फेमस वर्क है, एक तो इफ पोएम है एंड द जंगल बुक. And he's famous for a very important phrase given by him, white man's burden. White man's burden. जॉर्ज इलियट से भी क्वेश्चन था, इनके एक वर्क से क्वेश्चन दिया गया था अभी 2025 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to put the following works in chronological order: Wuthering Heights, Jane Eyre, Oliver Twist, and David Copperfield. सारे ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स का आपको एक बेसिक समरी प्लस कैरेक्टर्स पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वुथरिंग हाइट्स से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बना हुआ है कैरेक्टर पे. इन द सेम वे जेन एयर से भी बना हुआ है एंड चार्ल्स डिकेंस के इन दोनों वर्क से भी बना हुआ है. सो वुथरिंग हाइट्स इज वर्क बाय एमिली ब्रॉन्टे. हु हैज रिटन जेन एयर? Jane Eyre is written by Charlotte Bronte. And who has written Oliver Twist? Charles Dickens. And David Copperfield, it is also written by Charles Dickens. So you can see that these writers are important, thus the works related to them are also important. The correct option is option number D. First Oliver Twist, then Wuthering Heights, then Jane Eyre, and then David Copperfield. अब आप देख सकते हो कि ये सारे अलग अलग राइटर्स के वर्क्स हैं, चार्ल्स डिकेंस वाले दो वर्क्स को छोड़ के. तो आप इनको एज वाइज, देन अगर आप इस राइटर को क्रोनोलॉजी पढ़ते तो आपको वर्क्स भी थोड़ा इजी हो जाता अरेंज करने के लिए.
सो दैट इज द टेक्निक। और कोई टेक्निक नहीं है क्रोनोलॉजी याद करने का। क्रोनोलॉजी बैठ के एक एक डेट, एक एक वर्क का, एक एक राइटर का बर्थ ईयर नहीं याद करना है। दैट इज कंप्लीट टाइम वेस्ट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज अ कंप्लीट टाइम वेस्ट। डोंट डू सच थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange these female authors by their birth year. Aphra Behn, Virginia Woolf, Mary Shelley and Mary Wollstonecraft. वर्जीनिया वुल्फ बहुत NNFT NNFT नेट मोस्ट फेवरेट टॉपिक हम लोग इसको कह सकते हैं। हर साल वर्जीनिया वुल्फ से क्वेश्चन बनता है, हर साल। शी इज फेमस फॉर यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन हर वर्क्स। शी इज फेमस फॉर ऑल हर वर्क्स एंड द फेमस essay of her is A Room of One's Own. Apart from that, her novels are as famous as well. तो सारे इनके वर्क्स का समरी होना चाहिए। इस पे वीडियो बना हुआ है। यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच माई वीडियो। बाकी तीनों राइटर्स भी इंपॉर्टेंट है। तीनों राइटर्स का आपके लेवल पे कवर होना चाहिए ये। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, Aphra Behn, then Mary Wollstonecraft, then Mary Shelley, and in last Virginia Woolf. Next question. Arrange these cultural theorists by birth year. All these cultural theories are important. In fact, the whole cultural study unit is important. हर साल पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। 2025 में इट वॉज क्वाइट शॉकिंग कि रेमंड विलियम से क्वेश्चन नहीं बना था। नाम था बट इनके वर्क्स को जनरली क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने दिया जाता है। तो ये सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट है कल्चरल स्टडी के पर्सपेक्टिव से। यू हैव टू अरेंज देम इन देयर बर्थ अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ ईयर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, F.R. Leavitt, then Raymond Williams, then Stuart Hall and last Terry Eagleton. अब अगर हम लोग कल्चरल थियोरिस्ट की बात करें तो जब ये लोग बात करते तो दे either propose some kind of theories in their works or they have proposed some important terms in their works based on some theories, तो जिसको आपको कवर करना है क्योंकि इन्हीं से वो टर्म्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग शेक्सपियर क्रिटिसिज्म इन क्रोनोलॉजी। शेक्सपियर के ऊपर बहुत सारे राइटर्स ने क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया है, क्रिटिकल वर्क्स लिखे हैं, तो उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। शेक्सपियर से पहले बहुत क्वेश्चंस बनते थे, बहुत क्वेश्चंस अभी भी बन रहे हैं बट थोड़ा कम क्वेश्चंस बन रहा है। तो शेक्सपियर के ऊपर जो फेमस इनके क्रिटिक्स है उनका ऐसे आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए बिकॉज ड्यू के सिलेबस में, बीएचयू के सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है एंड इनका सिलेबस नेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So the correct option is option number B, A.C. Bradley, T.S. Eliot, Spurgeon, Stephen Greenblatt। ये सारों ने शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल वर्क्स लिखे, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, arrange the following poetic works chronologically by year of publication. Gitanjali, The Descendants, Collected Poems, and the Life Divine, and the Ancient Ballads and Legends of Hindustan. ओके, सो यहाँ पे मैंने इनका पब्लिकेशन डेट भी लिख ही दिया है बट कोई बात नहीं है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये सारे वर्क्स की अगर हम बात करें तो गीतांजलि एक इम्पॉर्टेंट वर्क बनता है हमारे लिए एंड रविंद्रनाथ टैगोर एक इम्पॉर्टेंट राइटर बनते हैं। रिसेंट 3 साइकिल से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर से पर्टिकुलरली काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कवर करना है आपको। देयर इज अ लेक्चर, देयर इज अ वीडियो इन माय चैनल, टॉप 12 इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर्स। उस पे रविंद्रनाथ टैगोर को लेके भी बात किया हुआ है। So visit my channel and watch that video. इन वर्क्स की अगर बात करें तो इन वर्क्स को डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, बस इनका पब्लिकेशन डेट एंड राइटर का नाम ही याद रखना है।
Next question. Arrange the following in the chronological order of their year of publication. Deconstruction and Criticism, Multiculturalism, Roots and Realities, Literary Theory and the Claims of History, The Western Canon and the Appetite for Poetry. So the correct option is option number 2. First, Deconstruction and Criticism, then An Appetite for Poetry, then The Western Canon, then Literary Theory and the Claims of History, and in last, Multiculturalism, Roots and Realities. ये बुक्स है, इनका पब्लिकेशन डेट एंड किसने लिखा है, ये सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन है जो कि आपको याद होना चाहिए. Deconstruction and Criticism came in 1979 and it is a work by Harold Bloom and Paul D. Mann and Jacques Derrida. तीनों ने मिलकर इस पे काम किया. An Appetite for Poetry is by Frank Kermode, 1989 का वर्क है. The Western Canon is by Harold Bloom, 1994. Now, Literary Theory and the Claims of History was published in 1995 by Satya Mohanty, and Multiculturalism, Roots and Realities was published in 2002. I'm not sure who has written this work, but एक बार आप इसको check कर लोगे कि किसने लिखा है. Next question. Arrange the following novels of Jane Austen in the chronological order. Jane Austen, NFT writer. अपने डोमेस्टिक नॉवेल्स के लिए काफी फेमस है ये. एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, पर्सुएशन, मैंसिफिल्ड पार्क, प्राइड एंड प्रेजुडिस. इनके सारे वर्क्स का समरी और कैरेक्टर्स पता होना चाहिए. रिपीटेडली नेट पे इनसे क्वेश्चंस बनता है. सिर्फ नेट में ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी, DSSS सब में इससे क्वेश्चन बनता है. And the correct option is option number A. Sense and Sensibility, then Pride and Prejudice, then Mansfield Park, then Emma, and in last Persuasion. इनका फर्स्ट नेम भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज इनका पहले नाम कुछ और था. देन ड्यूरिंग द पब्लिकेशन द नेम वाज चेंज्ड. तो ये पता होना चाहिए आपको. यहाँ पे पब्लिकेशन डेट आपको दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है. Next question. Arrange the following works of Francis Bacon in the chronological order. Francis Bacon is important. इनके essays से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. डायरेक्ट 2025 में भी था, 2024 के साइकिल में भी था, 23, 22 भी साइकिल में. मल्टीपल टाइम्स इनसे क्वेश्चंस लगातार पूछा जा रहा है. इनके वर्क्स को छोड़ के जाना आपकी बेवकूफ़ी रहेगी. इनके एसेस को डेप्थ में नहीं पढ़ना है. ऑल यू नीड टू नो इज कि ये इनका एसे है और ये कब पब्लिश हुआ है. दैट्स इट, और कुछ नहीं. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, डी आर्गुमेंटिस स्कैंटेरियम, नोवम ऑर्गेनम, द न्यू एटलांटिस एंड हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII. And the correct option is the first option, advancement of learning, novum organum, history of Henry VII, D argumentis scanterium, and the last one is the new Atlantis. Publication date यहाँ पे दिया हुआ है. Advancement of learning was published in 1605, novum organum 1620, history of Henry VII 1622, D argumentis scanterium was 1623, and the new Atlantis, which was published posthumously in 1627. Next question. Arrange the following works of John Dryden in chronological order. इस लेक्चर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है कि यहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स पता चल जाए, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जिन राइटर्स पे रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं पे मैंने ये क्वेश्चंस लाया है. और ये सारे PYQs है, आए हुए क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं, या फिर प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस है कुछ, तो वो बना हुआ उसी राइटर के ऊपर है जो कि पूछा गया है काफी टाइम नेट पे, नेट के एग्जाम में. तो इसीलिए आपको यहाँ से जो भी राइटर का नाम मिल रहा है नोट डाउन करते चलिए, एंड आफ्टर नोटिंग देम डाउन मेक श्योर कि आप उनके वर्क्स को एटलीस्ट क्रोनोलॉजिकली पढ़ लो.
So the works are Annus Mirabilis, Absalom and Achitophel, Mac Flecknoe, Religio Lacey and the Hind and the Panther. इनके वर्क्स को आपको डेप्थ में पढ़ना है. Why I am telling you this? इनके वर्क से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. सो इसीलिए इनका एसे का एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट द एसे इज अबाउट. फॉर एग्जाम्पल एब्सलम एंड अकीटोफेल से कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके. Thus you need to cover all these essays. And the correct option is option number 2. Annus Mirabilis, which was published in 1667, Absalom and Achitophel, which was published in 1681, Mac Flecknoe, 1682, Religio Lacey, 1682, and The Hind and the Panther, 1687. Next question. Arrange the following works of Samuel Johnson in the order of publication. London, The Vanity of Human Wishes, Dictionary of the English Language, Rasselas and the Life of the Poets. Rasselas इनका मैगजीन था, periodical है इनका. And the correct option is option number D. London was published in 1738. London is a poem. The Vanity of Human Wishes 1749. His famous dictionary 1755. Rasela 1759 and Lives of the Poet 1779. Just a minute, in our first question, okay, so it was dictionary. यहाँ पे मैंने आपको ये जो 52 बायोग्राफीज इन डेथ ऑफ ऑर्डर बताया था, ये इनका एक वर्क है, लाइव्स ऑफ एमिनेंट पोएट्स. उसमें इन्होंने ये लिखा था. डिक्शनरी इनका अलग है. डिक्शनरी इनका फर्स्ट ऑथेंटिक डिक्शनरी बनता है, तो ये 1755 में आया था. 9 साल लग गए थे इनको ये डिक्शनरी लिखने में. और ये जो 52 बायोग्राफीज हैं इन डेथ ऑफ ऑर्डर, जिसमें अब्राहम काउले पहले राइटर है हमारे, जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्स इन्होंने टर्म भी कॉइन किया है. दैट वर्क इज लाइफ ऑफ एमिनेंट पोएट्स. Now, our second last question for today is arrange the following poems by W.B. Yeats in the chronological order of their publication. Adam's Curse, Among School Children, The Second Coming, The Wild Swans at Cooley and Under Ben Bulbin. W.B. Yeats से अभी recently 2025 में directly work identification question बना हुआ है. W.B. Yeats के ऊपर आपको मेरे चैनल पे लेक्चर मिलेगा. आई वुड सजेस्ट कि आप वहां से देख लो उस लेक्चर को. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके. एंड इनके पोएम्स को आपको पढ़ना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है. फॉर एग्जांपल सेकंड कमिंग इनका जो पोएम है, वहां से एक सबसे फेमस इनका कोटेशन है, थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड. थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड फेमस कोटेशन वहां से बनता है. और जो हमारे पास टेक्स्ट है चिनुआ अचीवी का थिंग्स फॉल अपार्ट, वो यहीं से इंस्पायर होता है. तो इनके सारे वर्क्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है. इनके सारे वर्क्स का, सारे पोएम्स को इनका पढ़ना है आपको. he was also associated with Irish literary revival movement. आयरिश थिएटर भी ये फाउंड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडगॉन के साथ इनका फेमस रिलेशनशिप सबको को पता है. ईस्टर 1916 एक इनका बहुत ही फेमस वर्क है. So the correct option for this is option number D. Adam's Curse, which was published in 1903. Wild Swans at Cooley, 1917. The Second Coming, it was written in 1919 but was published in 1920. Among School Children, 1927, and Under Ben Bulbin, 1933. And the last question for today is arrange the following works in the chronological order of their publication. Orientalism, Black Skin, White Mask, Mask of Conquest, The Wretched of the Earth, Can the Subalterns Speak?
ऑल द वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए। फॉर एग्जाम्पल ओरिएंटलिज्म टेक्स्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, बीएचयू के सिलेबस में भी ये है। इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बने हुए हैं डायरेक्ट इन योर रीसेंट साइकिल, एंड बाकी वर्क्स से आपको आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, बट जल्दी ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा इनसे। And the correct option is option number 1. Black Skin, White Mask is by Frantz Fanon, which was published in 1952. The Rest of the Earth, Frantz Fanon, 1961. Orientalism by Edward Said, 1978. It is a post-colonial text. Can the Subaltern Speak? Gayatri Chakravarti Spivak, 1983. Mask of Conquest, Gauri Vishwanathan, 1989. Now, you'll see some important writers and their works in the chronological order now. For example, John Bunyan. John Bunyan से 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है. So it is important, उनके सारे important works यहाँ पे mentioned है with its publication date. To get the PDF, you can join my Telegram channel. The link is provided in the description box below. In the description box. From there, you can join my Telegram channel. You'll get the PDF there. Oliver Goldsmith 2017 में भी बने हुए हैं, 2020 में भी है, 2022 में भी है, और ये इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है। इनके वर्क से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बनता है। नेक्स्ट इज वॉल्टर स्कॉट, अपने वेवरली नॉवेल्स के लिए बहुत फेमस है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ वॉल्टर स्कॉट। जेन ऑस्टिन हमने अभी देखा, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, जेन ऑस्टिन डायरेक्टली पूछा गया है। चार्ल्स डिकिंस इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डिकिंस के साथ साथ थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट हमने देखा इंपॉर्टेंट है, दिस इज थॉमस हार्डी। टीएस इलियट इज इंपॉर्टेंट एज वेल, इनके क्वेश्चंस हर साइकिल में देखे जाते हैं। डीएच लॉरेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2025 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना है, जिसमें आपको इनका वर्क द रेनबो, वुमेन इन लव, सन्स एंड लवर, ये तीनों वर्क्स थे, और एक और वर्क था, और इसमें से कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बना था, कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने थे, तो इनके वर्क्स का तो समरी करना ही। वर्जीनिया वुल्फ, रोलन बार्ट्स, रेमंड विलियम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, और इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं विद देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितने भी इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं, आप उनके वर्क्स को कवर करोगे, बी इट इंडियन, बी इट ब्रिटिश, बी इट अमेरिकन, और बी इट पार्टीशन, उनके वर्क्स को आप उनके वर्क्स का आप एक बेसिक समरी करोगे, कैरेक्टर याद रखोगे, तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। So that's all for today. Now I would like to end the session. I hope that you all have noted the important points. Have a lovely day, learners.